अच्छा जी, जी भाई, ये अब हमारा लेक्चर नंबर 2 है रिवीजन क्लास का, ठीक है। इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले वाले लेक्चर को ही। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रहा था जो एसेट्स हैं, कैपिटल है और जो लायबिलिटीज हैं वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, अगले अकाउंटिंग पीरियड में ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएंगी। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इधर ही बीडी क्यों आ रहा है, इधर क्यों आ रहा है, इधर नहीं आना चाहिए। असल में देखें, असल बात इसमें ये है, अब ये उसूल थोड़ा याद कर लें इस टाइम पे। असल में एसेट बैलेंस कौन सा है, एसेट्स किस नेचर का बैलेंस है, डेबिट नेचर, डेबिट नेचर है ना भाई। तो अगले काउंटिंग पीरियड में ये बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। असल में तो ये डेबिट बैलेंस है ना, वो तो लिखा उधर था वजन डालने के लिए। अगले अकाउंटिंग पीरियड में ये असल में किस नेचर का बैलेंस है, डेबिट नेचर का, ठीक है जी। ओके, अगर फॉर एग्जांपल इधर लायबिलिटी होती, अगर लायबिलिटी होती, अब ये थोड़ा माइंड में सोच लें जरा, अगर लायबिलिटी होती, अगर लायबिलिटी होती, चले, अगर लायबिलिटी होती तो ये है लायबिलिटी का अकाउंट। आपने भाई आपने चीजें परचेज की हैं, कितने की, 5000 की चीजें क्या की हैं दोस्तों। अच्छा जी, ये अकाउंट भाई इधर सुने ना, ये अकाउंट जो है ये ईयर एंड आ गया अब, यानी अकाउंटिंग पीरियड ये पहला साल है अभी, इसलिए कोई ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं आ रहा भाई। अकाउंटिंग पीरियड का क्या हो गया, एंड हो गया भाई। इसे क्लोज करना पड़ेगा, किस साइड पे वजन डालना पड़ेगा, कौन सी साइड हैवी है, क्रेडिट साइड। वजन किस साइड पे आएगा, ओके भाई। अब भाई ये बैलेंस आपको पता है, लायबिलिटी एसेट कैपिटल अगले साल का ओपनिंग बनते हैं, यानी साल से मुराद अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड ज्यादा अच्छा लफ्ज है, अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनते हैं भाई। ओपनिंग बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि जिस नेचर का अकाउंट है वो साइड पे आना चाहिए। किस नेचर का अकाउंट है लायबिलिटी, क्रेडिट नेचर, ब्रॉड डाउन जी, ओके। फिर इसकी अपनी चीजें जो इस साल आएंगी वो आ जाएंगी, और जितनी परचेजेस की, जितने पैसे दिए वो चले जाएंगे, ठीक है। वो उस हिसाब से, अगर पैसे दिए तो लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी का कम होना किस साइड पे आता है, डेबिट साइड, ठीक है जी। ओके, ये समझ आ गई बात। अच्छा चलें, अब ये उसूल पक्का हो गया, बात खत्म। अच्छा जी, अब ऐसे करें, कोई दो बंदे आ जाएं, वॉलंटियर आ जाएं, कोई दो आ जाएं, आ जाओ भी, तुम आ जाओ, उमर तकीर और एजाज आओ, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। एक चीज समझानी है, क्लोजिंग एंट्रीज। क्या समझाना है, क्लोजिंग एंट्रीज समझानी है। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंसेस क्लोज हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, क्लोज हो जाते हैं। अब सुन लें, क्लोज किस में होते हैं, एक अकाउंट होता है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस, पता नहीं वो कौन सा अकाउंट है, पता नहीं वो कौन सा, लेकिन है कुछ है, ठीक है भाई। अच्छा जी भाई, इनकम किस नेचर का अकाउंट है, इनकम किस नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट नेचर का। एक्सपेंस किस नेचर का अकाउंट है, डेबिट नेचर का। किसका भाई, डेबिट नेचर का, डेबिट नेचर का। और अभी वैसे थोड़ा देख लें, 5-10 मिनट बाद ये बात आ जाएगी। ये दोनों चीजें क्लोज होती हैं किसमें, एक स्टेटमेंट बनती है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस कह लें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें जाके क्लोज होता है। इनके पास ये मार्कर है, ये इन्होंने इनको देना है, इनको दे मार्कर, इनसे मार्कर कम हो गया, इनके पास आ गया, इनके पास आ गया, ठीक है भाई। इनसे खत्म हुआ, इनके पास आ गया, ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, इनको समझे ये इनकम है, इनको क्या समझे, इनकम है। इनको समझे ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इनको समझे ये क्या है भाई। इनकम की असल नेचर क्या है, क्रेडिट, ये पकड़े, इनकम क्या है, क्रेडिट नेचर। इन्होंने ये इनकम उमर तकीर को ट्रांसफर करनी है, ठीक है भाई, करें भाई। इनको
ये क्या हो गए भाई, इनकम आई। आज भाई इनकम क्या हो गई, इनके पास एक मार्कर था, ठीक है भाई, इन्होंने वो मार्कर किसी और को दे दिया, इनसे तो मार्कर खत्म हो गया ना, सही है भाई। इनके पास 10 रुपए थे, इनके पास क्या, ठीक है, इन्होंने किसी को दे दिए, इनके पास तो खत्म हो गए भाई। ये इनकम है, ये क्रेडिट है, ये क्या है, क्रेडिट है भाई। ओ भाई नहीं, इन्होंने इनको ट्रांसफर कर दिए, इनकी इनकम खत्म हो गई, ट्रांसफर कर दी, क्लोज कर दी, इनकम क्या हो गई, जिनको ट्रांसफर किए वो क्या हो गए, क्रेडिट। और ट्रांसफर किधर करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ आई भाई बात। ये एक्सपेंस है, ये क्या है, ये एक्सपेंस है, ये क्या है, ये एक्सपेंस है भाई। इनसे एक्सपेंस खत्म करना है, क्लोज करना है। क्या करना है भाई, इन्होंने ये एक्सपेंस किसको दे दिया भाई, एक्सपेंस की असल नेचर क्या है, डेबिट। इन्होंने जब ट्रांसफर कर दिया तो खत्म, खत्म, एक्सपेंस क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ। बात समझ लगी है, बात समझ आई भाई, ओके है। ये बात याद रहेगी, जब ट्रांसफर करते हैं, क्लोज करते हैं, तो जो चीज ट्रांसफर की जाती है वो खत्म, और रिकॉर्ड कहां करनी है। अगर इनकम है तो इनकम को खत्म करेंगे तो इनकम क्या हो जाएगी, ट्रांसफर क्लोज करेंगे तो इनकम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई। एक्सपेंस को क्लोज करना है, खत्म करना है। एक्सपेंस की नेचर क्या है, खत्म करना। आज कम हो, आज खत्म कर देना, एक्सपेंस क्या हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस, जज़ाकल्लाह। ओके, ये बात समझ आ गई है, ओके है भाई। आप कोई मसला तो नहीं होगा। क्लोजिंग एंट्रीज, इनकम की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी भाई, जल्दी बोले, जल्दी, शाबाश। डेबिट, और भाई इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। आज क्लोज करनी है, खत्म करनी है, इनकम क्या हो जाएगी भाई, फॉर एग्जांपल 10 रुपए से। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, एक्सपेंस की क्या नेचर है, एक्सपेंस की डेबिट नेचर, क्लोज करना, खत्म करना। ये खत्म करना है ना भाई, ये देखो, रेवेन्यू को खत्म करना है, खत्म करना है। इससे क्या करना पड़ेगा, इधर बैलेंसिंग फिगर आती, हम शुरू में जब पढ़ते थे भाई, खत्म करना है तो खत्म कैसे होगा, जब इसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो भाई यही किया हमने, इनकम को रिवर्स। एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, खत्म करेंगे तो क्या होगा, जी भाई, और प्रॉफिट एंड लॉस, ओके है। ये बात तो नहीं भूलेगी कभी, याद रहेगी हमेशा। चले, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लोज हो गया। क्लोजिंग एंट्रीज ये ओके है ना, अच्छा जी। ड्राइंग किस नेचर का अकाउंट है, डेबिट नेचर का अकाउंट है। अच्छा, ड्राइंग को बाद में बताता हूं। अब इसमें एक जगह और भी ट्रांसफर करते हैं ना, वो इधर तक समझ आ गई, इधर तक समझ आ गई है, ओके भाई। अब एक स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर आपको एक चीज और समझाऊंगा उससे। अच्छा जी, ये ओके है। अच्छा, फिर आपको पता है लेजर की एक और टाइप भी है, लगे हाथ में वो भी जरा देख लें। एक है, ये तो है टी अकाउंट, एक और टाइप क्या है लेजर की, क्या है भाई, रनिंग बैलेंस, ठीक है जी, रनिंग अकाउंट बैलेंस कह लें। उसमें ये होता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें बैलेंस का पता चलता रहता है, बैलेंस का पता चलता रहे। इसमें तो भाई किसी एक डेट पे पता चल रहा है, इसमें तो काउंटिंग पीरियड में एंड पे पता चल रहा है। रनिंग अकाउंट बैलेंस में हमें हर डेट पे बैलेंस का पता चलता रहेगा। जल्दी से बनाने लगा हूं। अच्छा जी, ये कैश है, ये क्या है भाई, अच्छा जी, ये कैश, ठीक है जी। इधर डेबिट आ जाएगा, इधर क्रेडिट आ जाएगा, इधर क्या आएगा, डेबिट, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा भाई, ओके, इधर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, इधर क्या आएगा, इधर बेशक डेट लिख लें। डिस्क्रिप्शन ये थी कि सेल हुई थी, क्या हुआ था, बैलेंस बढ़ गया 10,000 रुपए से, रेंट पे किया। अच्छा, ये जब बढ़ा तो इधर क्या आया, इधर क्या आ गया। अगर फॉर एग्जांपल कभी ब्रॉड डाउन हो, ठीक है जी, पिछले साल का, पिछले काउंटिंग पीरियड का बैलेंस कैश है ना, तो हो सकता है ना
तो भाई इधर बैलेंस आ जाएगा 5000, कितना आ जाएगा, और ये इसमें ये डेबिट नेचर का अकाउंट है तो डेबिट वाली चीज ऐड होगी, इधर क्या आ जाएगा 15000। भाई रेंट किस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस, एक्सपेंस पे किया कैश की शक्ल में, यानी कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कितने से, 3000 से, कितने से, तो ये बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, ये असल में जो है ये डेबिट नेचर है इसकी, ठीक है, क्योंकि एसेट है ना। ओके है भाई, डेबिट में डेबिट ऐड करें तो प्लस होता है, और भाई डेबिट में क्रेडिट माइनस, ठीक है जी, रिवर्स है। ओके भाई, समझ आ गई है। ये रनिंग अकाउंट है, ये क्या है, हर अगर कभी एमसीक्यू आ जाए तो बता देंगे क्या फर्क है इसमें, हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट होता है। ओके भाई, अगर एक ही ट्रांजैक्शन हुई एक दिन में तो उस दिन का बैलेंस अपडेट होके आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, और इसमें क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक डेट पे आपको बैलेंस जब अकाउंटिंग पीरियड यानी जिस दिन का चाहिए ना, वो फिर उस स्पेसिफिक दिन का आ रहा होगा आपके पास। ओके है जी, ये बात भी समझ आ गई। चलें जी, ये भी क्लोज। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब हम आने लगे हैं, मूव फॉरवर्ड करने लगे हैं ट्रायल बैलेंस पे। किस पे भाई, ट्रायल बैलेंस असल में होता क्या है, ट्रायल बैलेंस असल में होता ये है, लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं उनका क्या होता है भाई, एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसकी समरी होती है, क्लोजिंग बैलेंसेस की मेरे भाई समरी होती है, क्लोजिंग बैलेंसेस की समरी होती है, क्या होती है। अच्छा जी, अब मैं ये रेस कर दूं, ओके। अच्छा जी, मैं 2-4 अकाउंट बना लूं, नहीं तो अजम्पशन बेस पे चल लेता हूं मैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गया होगा ना, एसेट्स का और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ड्राइंग्स का भी डेबिट, और क्रेडिट किसका होता है, जब बढ़ती हैं तो बढ़ने की बात करना, इनकम, कैपिटल और। अच्छा जी, ये अब ट्रायल बैलेंस बताने लगा हूं आपको, क्या ट्रायल बैलेंस, ये एक समरी होती है क्लोजिंग बैलेंसेस की, क्लोजिंग बैलेंसेस की क्या होती है, समरी होती है, क्या होती है भाई, समरी होती है। भाई देखें, कैश कितना जी, कैश आ गया, ये मैं अजम्पशन बेस एज्यूम कर रहा हूं फिगर्स, कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, कितना जी, एज्यूम, बैंक एसेट है, क्या बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहा हूं, ट्रायल बैलेंस एज एट फॉर एग्जांपल 31 जनवरी 2021। ये जो बैलेंस शीट कोई पूछे तो आप उसे बताना ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड के होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के ये क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आते कहां से हैं, लेजर के क्लोजिंग से। ये समरी कैसे बनती है, लेजर के क्लोजिंग, लेजर के असल में अब टाइम शॉर्ट है ना तो इसलिए बस इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और बैंक कितना है, 10,000। ओके भाई, बैंक कितना है, 10,000। हमारे पास डेटर्स हैं जी 33,000 के। ओके भाई, रेवेन्यू आ गया, क्या आया, रेवेन्यू आ गया 6,000 का, नहीं 10,000 का। रेवेन्यू कितने का आया, भाई, परचेजेस। भाई रेवेन्यू किस नेचर का अकाउंट है, अभी लिखा था इधर, क्रेडिट का। भाई परचेजेस किस नेचर का अकाउंट है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। एक चीज आती होती है ट्रायल बैलेंस में, कैपिटल। अभी वैसे उसूल याद रख लें, ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल नजर आ रहा होगा वो ओपनिंग होगा, उसूल थोड़ा याद रख लें। ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाला कैपिटल 1 जनवरी 2021,
ये क्या होता है कैपिटल, असल में क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, और उसके बाद भाई कोई एक्सपेंस बता दें आप ऐसे करें, वहीकल आ रही है आपके पास, क्या आ रहा है, वहीकल आ रही है, क्या आ रहा है भाई, वहीकल हमें ये है जी 25,000। अच्छा जी, जी भाई ठीक है, भाई ठीक है, ओके है, बात समझ आ गई। ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, डेबिट इक्वल होना चाहिए किसके, डेबिट किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के, ठीक है भाई। अच्छा मैं एक दो और चीजें लिखने लगा हूं, इधर मैं लिखने लगा हूं सेल्स रिटर्न, और इधर मैं परचेज रिटर्न। ये पूछा जा सकता है कि परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, किस साइड पे आते हैं ट्रायल बैलेंस में। भाई मुझे बताएं, सेल्स वापस हो गई, ये इनकम में कमी है भाई, सेल इनकम यानी इनकम का बढ़ना, रिटर्न होगी इनकम में क्या है, इनकम का बढ़ना, क्रेडिट, इनकम का कम होना मेरे भाई डेबिट पे आएगा। भाई परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस का कम होना, भाई बात समझ आ रही है भाई, ठीक है। इसी तरह डिस्काउंट मेरे दोस्तों, डिस्काउंट अलाउ, अच्छा खैर आपको नहीं पता भी क्या होता है, छोड़ें, बस ये समझ लें, ये ओके हो गया, बिल्कुल ओके, किसी किस्म का कोई मसला, ये पता चला ट्रायल बैलेंस कैसे आता है, ये भी पता चल गया कौन सी चीज किस साइड पे आती है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कुछ भी पूछा जा सकता है वैसे तो, ये पता चल गया, ये समरी होती है, ओके भाई, बिल्कुल। अब कुछ चीजें समझें, ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें समझें, ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर कभी ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया तो भाई क्या ये 100% श्योरिटी है कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है, कहते हैं दिखने को तो ये लगता है कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बना है, कहता लेकिन ऐसा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट तो सेम आ रहे हो, इक्वल हो, लेकिन मेरे मासूम दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है सेम आने के बावजूद भी कुछ मसले हो, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ एरर्स की वजह से भाई ये तो सेम आ गया, लेकिन हो सकता है कोई चीज रिकॉर्ड करने वाली थी, रिकॉर्ड ही नहीं की। ट्रायल बैलेंस अगर सेम आ गया तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि यह कंक्लूसिव एविडेंस है कि ट्रायल बैलेंस ठीक बना हुआ है, कहता है कुछ एरर्स भी तो हो सकते हैं। 5,000 की फॉर एग्जांपल ये परचेज, ये ओके है ना भाई, ये भाई सेल रिटर्न की एंट्री करनी थी की नहीं, ठीक है जी, इधर से ये परचेज रिटर्न माइनस कर दें बेशक आप, या कोई और चीज कर दें, ये बाय ट्रायल बैलेंस तो 25,000 ही आएगा, इक्वल आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा ना। अच्छा हमने इधर क्रेडिटर नहीं लिखा, वो बस अजम्पशन बेस पे चल रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, एज्यूम करें डेटर क्रेडिटर वो सही रिकॉर्ड कर ली है, सिर्फ इसमें मसला है, एज्यूम। अच्छा समझाने के लिए, भाई एरर है आज, लेकिन ये तो फिर भी बराबर आ रहा है, ये तो फिर भी इक्वल आ रहा है, भाई बात समझ आई कि नहीं। ये चैप्टर नंबर 3 में इसकी गुफ्तगू बहुत डिटेल में की हुई है उसने, ओके भाई, ठीक है भाई। इस तरह भी तो हो सकता है आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना था, आपने किया एक्सपेंस को ही, लेकिन आपने यूटिलिटी एक्सपेंस को कर दिया, किया एक्सपेंस को ही किसी और अकाउंट में डाल दिया, भाई ठीक है,
ऐसे भी तो हो सकता है आपने सेल्स को 20,000 से रिकॉर्ड करना था, यानी उधार पे सेल्स हैं, आपने सेल्स की एंट्री क्या है, डेटर, उधार पे, डेटर डेबिट सेल्स, आपने सेल्स को 2000 से रिकॉर्ड किया, डेबिट क्रेडिट सेम है, डेटर 2000 से, सेल्स 2000 से, ठीक है भाई, बैलेंस सेम आएगा। तो बताने का कुछ एरर्स लिखे हुए हैं, कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है, सही है, कुछ 4-5 एरर्स हैं, तो वो आपने माइंड में रखने। ये कंक्लूसिव प्रूव नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस हमेशा अगर डेबिट क्रेडिट सेम हो, कंक्लूसिव नहीं होता, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूव नहीं होता भाई, याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलें जी, अब ये सारी बातें होगी खत्म, सारी बातें क्या हो गई, ट्रायल बैलेंस को जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब भाई ट्रायल बैलेंस से आगे क्या होता है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, हम इनको इनकी असली जगह पे पहुंचा देते हैं। इसके बाद बनती हैं स्टेटमेंट्स, इसके बाद क्या बनती हैं, स्टेटमेंट्स। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। जो 5 हेड्स हैं, एक होती हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। इसमें क्या आता है, इसमें भाई क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये, इसमें क्या क्या आता है हुसैन, एसेट्स, लायबिलिटीज और मेरे भाई कैपिटल, ठीक है भाई, ये याद रहेगा कि स्टेटमेंट में कौन सा हेड आता, याद रहेगा। आप क्लासेस देते रहिए नॉर्मल हैं, अच्छा, बात समझ आ गई भाई, ओके है ये बात। अब कुछ स्टेटमेंट बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बस थोड़ी सी बेसिक्स ही बनाने लगा हूं मैं जी। ये हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें कोई मसला तो नहीं है भाई। जी भाई, एक बात याद रखें, ट्रायल बैलेंस में अभी खैर इन्वेंट्री में जाके हमने कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करनी है स्टॉक से रिलेटेड, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रख लें, ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होगा, ठीक है। अभी आपको नहीं पता सिस्टम कौन से हैं, लेकिन मैं चलो बता देता हूं। अगर पीरियोडिक सिस्टम है भाई, सही है ना, आपको पता है, आपको हाँ बताया था भाई, बताया था, याद है मुझे भाई। 2 सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाइयों, अभी खैर इन्वेंट्री में डिस्कशन करनी थी, लेकिन अभी वैसे थोड़ा सुन लें। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का, एक होता है परपेचुअल, जहन में बिठाएं। अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा तो भाई मेरे, अभी याद कर लें, भी डिस्कशन करेंगे इन्वेंट्री में जाके, तो भाई ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाला स्टॉक जो है वो ओपनिंग होगा, और ट्रायल बैलेंस में हमेशा परचेजेस आएंगी, ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आएगा और परचेजेस आएंगी। अगर पीरियोडिक सिस्टम है, अगर परपेचुअल है तो भाई मेरे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा, और भाई और कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी, ठीक है भाई। इतना याद कर ले, इन्वेंट्री में डिस्कशन करेंगे इसकी जाके, अभी माइंड में बिठाएं। और एक मसला और आता होता है ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस आना चाहिए, कब पेड फिगर्स आ रही होती हैं ट्रायल बैलेंस में, हमें देखना पड़ता है कि ये एक्सपेंस एक्चुअल जो आना चाहिए था वो आ रहा है या कैश बेसिस पे पेमेंट्स आ रही हैं भाई, ठीक है। इस पे हमने बहुत डिटेल बात की थी, अभी बस इतनी बात करूंगा 2-3 मिनट में। हमें देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में क्या एक्सपेंस आ रहा है या फिर पेड पेमेंट्स आ रही हैं या रिसीट्स आ रही हैं, यानी कैश का आना या जाना। अब इतना समझ लें, ठीक है भाई। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स एक चैप्टर है, उसमें जाके मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी भाई, ओके है। ये ट्रायल बैलेंस इतना ही था। अब हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं,
तो एक्सट्रैक्ट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये 5 मिनट में ये बस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी भाई ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर पीरियोडिक हुआ तो क्या हो, बता दिया भाई, बता दिया ये, ठीक है। अच्छा भाई अब हम बनाने लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ, भाई स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, या फिर वैसे आपके लेवल पे ना इसे प्रॉफिट एंड लॉस ही कहते हैं, स्लैश प्रॉफिट एंड, इधर हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर था, क्या था भाई 2021, ठीक है जी, ओके। अच्छा भाई इधर रुपीज आ जाते हैं, आपने देखना है इसने डाटा किस तरह दिया हुआ है, रुपीज आगे 000 लग गया मतलब 1000 में, ठीक है, मिलियन में भी हो सकता है। अच्छा जी भाई सबसे पहले सेल्स आती हैं, लेस क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है जी। इसका हमने फॉर्मेट सीखा था, कॉस्ट ऑफ सेल का हमने फॉर्मेट सीखा था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेजेस नेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। असल में नेट पता क्यों लिखी है, इसमें परचेजेस आती हैं, इसमें रिटर्न, परचेज रिटर्न आती हैं, और हर तरह का डिस्काउंट आता है। ये सेल्स है, इधर नेट से आती हैं असल में, ठीक है। असल में ग्रॉस सेल होती है, माइनस क्या होता है, सेल्स रिटर्न, और हर तरह का डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट पे गुफ्तगू करते हैं भाई। इधर क्या आ जाएगा, जीपी, लेस क्या आएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे दिए हो ठीक है, वरना बाय फंक्शन भी दिए जा सकते हैं। बाय फंक्शन कितने किस्म के होंगे, कितने किस्म के होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, एडमिन और अदर। अदर में क्या आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर इस तरह का कोई हुआ तो। एडमिन में आपको पता है एडमिन नेचर के जो काम है, रेंट हो गया जी, एडमिन के बंदों की सैलरीज वगैरह हो गई, इंश्योरेंस होगी बिल्डिंग की। और भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अगर खुद उसने बता दिया, कैरिज आउट, ये याद रखना है, ठीक है। वो किस में आ जाएगा फिर, ये गौर से सुन लें, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। किस नेचर के अकाउंट में क्या, किस नेचर के एक्सपेंस में क्या आएगा, ठीक है। ये वाले एक्सपेंसेस आ जाते हैं सारे। फिर क्या आता है जी, नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन या एट 31 दिसंबर 2000। भाई ये होती, इसमें पूरे साल की एक्टिविटीज आ रही होती हैं, पूरे सॉरी अकाउंटिंग पीरियड की एक्टिविटीज इसमें आ रही होती हैं। इस स्टेटमेंट में एग्जैक्ट डेट क्या है, इस दिन पे कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना क्लोजिंग कैपिटल है, वो आ रहा होता है। भाई नॉन करंट एसेट्स आएंगे, फिर करंट एसेट्स आएंगे। एक वैसे ही सुन लें, इधर स्टॉक क्लोजिंग आता है, इधर हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा मैंने लिखवाया था आपको पीरियोडिक में, ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाला, आपको नहीं पता अभी पीरियोडिक और परपेचुअल क्या होता है। अभी वैसे थोड़ा सा याद कर लें हल्का सा भाई। ट्रायल बैलेंस में अगर पीरियोडिक होगा तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक होगा भाई, लेकिन हमें तो क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखना अदर इंफॉर्मेशन से आएगा, अदर इंफॉर्मेशन से आएगा। ये फाइनल अकाउंट बनाना है ना आगे जाके, तो ट्रायल बैलेंस में जो भाई पीरियोडिक में अगर कोई स्टॉक होगा तो वो कौन सा होगा, ओपनिंग। तो क्लोजिंग कहां से आएगा, अदर इंफॉर्मेशन में। उसने अदर इंफॉर्मेशन में लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, स्टॉक काउंट किया तो इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी सादा रखें, आपको नहीं पता लोअर ऑफ पता नहीं क्या क्या, वो चीजें नहीं पता भाई। फिर आता है कैपिटल एंड लाया, ओके भाई, कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस क्या आ जाएगा भाई, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर आएंगी नॉन करंट लायबिलिटीज,
फिर क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज। इसमें करंट में क्रेडिटर आ सकते हैं, ट्रेड डेट क्रेडिटर्स आ सकते हैं, इंटरेस्ट पेएबल यूटिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें लोन फ्रॉम बैंक का 1 साल से ज्यादा कोई भी अगर लायबिलिटी या लोन है वो आ जाएगा। भाई ये जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो इधर से आएगा। भाई बात समझ आई? नेट प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, और प्लस माइनस लॉस। ठीक है जी, ठीक है भाई, ये बात समझ आई है आपको? बात समझ आई? हमने ओके है इधर तक? ये बस मैंने आपको बता दिया इस तरह आ सकता है। बाकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह एंड वाले लेक्चर में, सबसे एंड पे पढ़ेंगे हम फाइनल अकाउंट। ये अभी बेसिक्स बताइए आपको। ये कॉस्ट ऑफ सेल में बस ये चीजें बता दी इधर। ठीक है भाई? अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था, इधर तक क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया था? ये क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में बताया था। हमने जब लेजर बनाए थे तो हमने इनकम को क्लोज किया था, यानी इनकम को डेबिट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और एक्सपेंसेस को क्या किया था? क्रेडिट, यानी इसकी असली नेचर क्या है? डेबिट। हमने क्या किया था? इसे क्रेडिट, क्लोज जो कर दिया। ट्रांसफर किसमें किया? भाई जब एक रूल याद रखें, अगर इनकम ज्यादा हुई एक्सपेंसेस से तो क्या आएगा? प्रॉफिट। भाई इनकम 10 रुपए की थी, एक्सपेंस 8 के थे, 2 से क्या आ गया? प्रॉफिट। इनकम 10 रुपए की थी, एक्सपेंस 12 के, 2 रुपए से क्या आया? लॉस आ गया। ठीक है भाई, जब ये स्टेटमेंट बनती है ना, इसका जो नेट प्रॉफिट या लॉस आता है वो किधर जाता है? कैपिटल में। किधर जाता है? इसका मतलब हमें इसकी भी कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करनी पड़ेंगी। अब देखें भाई, इनकम ज्यादा थी। अब समझना है इस बात को, ये बुक में एमसीक्यूज दिए हुए हैं और ये मुश्किल से समझ आई थी तब। ठीक है भाई, ये टेस्ट में भी मैंने लिए थे, ये वाले एमसीक्यूज आए थे। इसकी समझ आ गई? आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो इधर आया है, ये जो इधर आया है प्रॉफिट एंड लॉस, भाई इसको ट्रांसफर किधर करना है? कैपिटल में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ऐसे ही है, समझे? प्रॉफिट आ गया, समझे क्या आ गया? प्रॉफिट कैसे आएगा? इनकम ज्यादा होगी, यानी क्रेडिट नेचर है। जब प्रॉफिट आता है तो इनकम ज्यादा होती है। ये समझ लें, माइंड में रखें। जिसने नोट करना नोट कर ले। क्रेडिट नेचर है, यानी इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आया। क्रेडिट नेचर है, क्या नेचर है मेरे दोस्त? क्रेडिट नेचर है, तब भी प्रॉफिट आया ना। यानी प्रॉफिट की क्रेडिट नेचर है, क्रेडिट है ना। इसे हमने करना है ट्रांसफर, किसमें? तो प्रॉफिट की क्रेडिट नेचर है। वैसे इसे क्या करना पड़ेगा? इससे क्या करना पड़ेगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फॉर एग्जाम्पल ये 5 ही आता है ना वैसे। ठीक है भाई? ठीक है। और भाई कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? और भाई कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ क्या? इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई? और भाई अगर कभी लॉस आ गया तो लॉस की क्या नेचर होती है? वैसे एक्सपेंस ज्यादा थे तो लॉस आया ना। एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट। तो लॉस भी तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ही आता है। तो इसकी भी कह सकते हैं कि कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि लॉस यानी एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, लॉस की भी कह सकते हैं डेबिट है। आज ट्रांसफर करना है इसे। आज क्या करना है मेरे भाई? यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और भाई कैपिटल। भाई ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, याद रहेगा। ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज खत्म हो गई इधर। भाई ये याद रहेगा, देख लें जरा एक आधा मिनट। भाई याद रहेगा कभी? अब भूलेगा तो नहीं? ओके है, तसल्ली रखूं ना? ओ भाई ठीक है, ओके भाई ठीक है। चले नहीं, अब मैं इसे रेस करने लगा हूं। ठीक है? अब इस सब को रेस करने लगा हूं, इस सब को रेस करने लगा हूं। देख ले। अब इसमें क्लोजिंग एंट्रीज में तो मसला नहीं आएगा। ओके? अगर कभी कहे, एमसीक्यूज हैं वैसे, अगर कभी कहे हमने कैपिटल में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में
किस साइड पे कैपिटल लाएगा अगर प्रॉफिट है तो? बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस को भाई कैपिटल अकाउंट को हमने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस भाई, तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ऑब्वियसली ना, तो प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट, डेबिट और कैपिटल अकाउंट बना के देख लेंगे किस साइड पे आएगा। ये बात याद रहेगी, याद रहेगी। ये बुक के एमसीक्यू थे चैप्टर नंबर उसके 3 के, ये मैं रेज कर रहा हूँ। ये समझ आई, एमसीक्यू आ सकता है। ये पूरे साल, पूरे काउंटिंग पीरियड के कारनामे होते हैं इसमें, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें स्पेसिफिक डेट, एज एड या एज ऑन, और ये एज एड होता है हमेशा क्योंकि क्लोजिंग है ना। ठीक है भाई, चलें जी भाई, याद करें कॉन्ट्रा सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्ट्रा सेटलमेंट चैप्टर नंबर 2, असल में मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इकट्ठा लेके चलना चाह रहा हूं, ये बेसिक्स ही है ना एक किस्म की। भाई कॉन्ट्रा सेटलमेंट को याद करें। भाई मिस्टर ए था, उसने मिस्टर बी से 10 रुपए लेने थे और 8 रुपए मिस्टर बी को देने थे। भाई ये क्या है? कॉन्ट्रा सेटलमेंट क्या है भाई? कॉन्ट्रा सेटलमेंट है। मिस्टर ए है, मिस्टर ए, ये मिस्टर ए है, इसने रिसीवेबल फ्रॉम बी है मेरे दोस्त ₹10, कितने? 10, और पेबल टू मिस्टर बी है कितने भाई? 8। कॉन्ट्रा सेटलमेंट असल में ये होती है, आपने एक बंदे से पैसे लेने भी हैं देने भी हैं, तो भाई वो कहता है, इसमें मैंने सूल लिखवाए थे, दो सूल लिखवाए थे। लोअर अमाउंट से एंट्री पास करनी है और रिवर्स करनी है। 2 बातें मैंने लिखवाई थी आपको बस, पास एंट्री विद, इसका रूल क्या लिखवाया था? पास एंट्री विद लोअर अमाउंट, रिवर्स एंट्री विद लोअर अमाउंट। रिवर्स का मतलब क्या है? डेटर की नेचर क्या है? डेबिट। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेटर। एंट्री बता दें, सादा सी बात, कॉन्ट्रा एंट्री बताएं, लोअर अमाउंट क्या है? 8। भाई क्रेडिटर की नेचर क्या है वैसे? क्रेडिट। रिवर्स का लफ्ज आ रहा, क्रेडिटर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 रुपए से। डेटर क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट। ये क्या है भाई? कॉन्ट्रा सेटलमेंट खत्म। बस इसको नहीं, इतना नहीं, सर पे नहीं चढ़ाना। कॉन्ट्रा सेटलमेंट 2 लफ्ज याद करने हैं, रिवर्स और लोअर अमाउंट। रिवर्स एंट्री करें लोअर अमाउंट से। लोअर अमाउंट 8 है, अगर 15 होती, इधर 40 होता तो 15 से करनी थी। रिवर्स करनी है। रिवर्स मतलब डेटर वैसे डेबिट है तो भाई डेटर को क्रेडिट कर दो, ऑब्वियसली क्रेडिटर ने डेबिट हो जाना है। भाई याद रहेगा, ये पूछा जा सकता है। ओके भाई, ये खत्म। आगे हैं भाई, एक कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट का। क्या? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट भाई, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या होता है? कैश सेटलमेंट। ये डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट भी लिखा लफ्ज। ठीक है भाई, इस तरह लिखें भाई, नो एंट्री, इधर कोई एंट्री नहीं होती, इधर एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दी थी, लेकिन अब एग्जाम्पल्स का टाइम नहीं है। बस सादा रूल याद रखें, इसमें एंट्री नहीं होती। आप कुछ चीज खरीदनेंगे, उसकी एक्चुअल प्राइस थी भाई, चल भाई यासीन, ₹100। आपने कहा भाई कोई डिस्काउंट दे दो, कुछ ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं? सुन लें, दोनों के एंगल से या दोनों में ये डिस्काउंट आते हैं। भाई एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 100। आपने कहा भाई कोई डिस्काउंट ही दे दो। उसने कहा
आपने भाई फिर डिस्काउंट दे दे यार, भाई नहीं है मेरा यार, भाई देख ले यार, यार हालात ठीक नहीं है यार, उम्मीद तरला बड़ा किया। उसने कहा यार ये ले यार, जान छोड़, ये ले डिस्काउंट दे दिया। कितना, क्या किया? इस डिस्काउंट को कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहेंगे? भाई डिस्काउंट दे देना यार, भाई देख ले भाई, भाई नहीं है। उसने कहा जा जान छोड़ जा भाई, इसमें 5 रुपए की कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री, तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। ओ भाई तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है, तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है, तुम्हारी एंट्री बंद है। और भाई ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री, ओके। ये ट्रेड डिस्काउंट भाई देखें, जो सेलर है वो डिस्काउंट अलाउ करता है। दो लफ्ज याद रख लें, माइंड में रखें। डिस्काउंट अलाउ कौन करता है? जो चीज बेचेगा वो करेगा ना, जो चीज खरीदेगा वो डिस्काउंट रिसीव करेगा। आगे आगे डिस्काउंट अलाउ जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंस। जो सेल करेगा उसके लिए एक्सपेंस होगा, जो डिस्काउंट रिसीव करेगा उसकी क्या है? मौजें। उसकी क्या है भाई? मौज लगी है भाई, मौज लगी हुई है। उसकी क्या है भाई? मौज लगी। उसकी क्या है? हाँ जी भाई इधर देख यार, इधर बैठा करो ना यार। भाई इधर देखो भाई, भाई ये क्या है? नेट सेल। ये क्या है भाई? भाई ये क्या है? ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट सेल है। और भाई जो परचेज करने जाएगा उसके लिए ये नेट परचेज होगी। इस केस में 5 रुपए की कोई एंट्री नहीं होनी, नहीं होनी, नहीं होनी भाई। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं। ठीक है भाई, हमेशा नेट से। अगर सेल हैं तो, अगर सेल्स हैं तो, सेल्स हैं तो नेट से रिकॉर्ड करनी है, इसको माइनस करके बगैर एंट्री किए। और अगर परचेज हैं तो भाई, इसके लिए सेल है तो इसके लिए परचेज होंगी ना, जो बायर है। तो भाई क्या होगा फिर मेरे मासूम दोस्त? तो क्या होगा? तो भाई नेट परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई एंट्री नहीं भाई। कैश या सेटलमेंट, ये ट्रेड डिस्काउंट समझ आ गया? ओके। डिस्काउंट यानी ये सेल में से 5 रुपए माइनस कर देंगे। अगर परचेज रिकॉर्ड करेगा बायर तो उसके केस में 100 में से 5 रुपए माइनस करके लिख देंगे। एक होता है कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, ये वो होता है आपको ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं इसे। ये वो होता है, हर बिजनेस चाहता है मुझे पैसे जल्दी रिसीव हो ताकि भाई उसे कहीं इन्वेस्ट करूं। सही है भाई, इन्वेस्टमेंट करूं, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आए। अच्छा भाई, हाँ ये इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कह रहे मल्टीप्लायर इफेक्ट। वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। अच्छा भाई, भाई एक कैश या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है, आप जिससे चीजें खरीदने के, उसने कहा भाई अगर आप मुझे 15 दिनों के अंदर, ये ऐसे लिखा होता है, ये लिखा होता है 1/10 n/30, ये लिखा। इसमें याद रख लें नीचे वाले नंबर ऑफ डेज हैं और ऊपर वाला डिस्काउंट की परसेंटेज है। n30 का मतलब होता है नॉर्मल जो क्रेडिट डेज हैं वो 30 है। नॉर्मल क्रेडिट डेज क्या हैं? अच्छा भाई, भाई नॉर्मल क्रेडिट डेज 30 थे। उसने कहा अगर आप 2 कर लें, अगर आप 10 दिनों के अंदर पैसे देंगे आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 2% का। ठीक है भाई? जी सर। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा जी, अच्छा भाई, भाई इसकी एंट्री होती है, इसकी क्या होती है? इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है। इसकी नॉर्मल अगर कोई एंट्री आपसे पूछे ना, नॉर्मल एंट्री पूछे, तो भाई आपने इसकी एंट्री करनी है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेल करेगा। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी एंट्री कर देनी है मेरे भाई। भाई सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? डेटर। इसको अल्टीमेटली हम सेल में से माइनस करते हैं, इसको अल्टीमेटली हम सेल में से माइनस करते हैं। आप इधर डिस्काउंट अलाउ लिखें या सेल्स में से माइनस कर दें, या फिर भाई मेरे सेल्स को कम कर दें। ठीक है भाई, बात समझ आई है? और डेटर क्या हो जाएगा?
क्रेडिट। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा भाई? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा क्रेडिटर डेबिट अदर इनकम या फिर पर चेजेस क्रेडिट। ठीक है जी, ये डेबिट है और ये क्या है? ओके ओ भाई ठीक है, बात समझ आई? इधर अदर इनकम करें या जो भी करें, अल्टीमेटली इसको रट लें, इसने माइनस किससे होना है? परचेजेस में से। ठीक है भाई, अगर कभी ऑप्शन आया अदर इनकम भी लिखा हुआ परचेजेस भी लिखा हुआ, किसको सिलेक्ट करना है? यानी एक्सपेंस में कमी को। अगर दोनों हुए तो किसको करना है टिक? अगर ये ना हुआ और अदर इनकम सिर्फ हुआ, फिर अदर इनकम मजबूरी है। ओके भाई, एक चीज एक उसूल याद कर लें, रट लें। हाँ, उसमें ऑप्शन ही नहीं था, उसमें सिर्फ अदर इनकम था। अच्छा भाई, एक उसूल याद कर लें, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट दोनों के हवाले से, सेलर के और बायर के। सेलर सेल रिकॉर्ड करता है, बायर परचेज रिकॉर्ड करता है। भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई। जो बंदा जो मर्जी करे, सेल करे तो दोनों डिस्काउंट सेल में से दोनों डिस्काउंट, इसे याद कर लें इसे याद कर लें। ठीक है, परचेज में से दोनों डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी और अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस होना है। भाई बात समझ आ गई है? ये याद कर लें बस। ठीक है, बात याद रहेगी। किताब में लफ्ज लिखा हुआ है अल्टीमेटली, अगर डिस्काउंट, भाई ये डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। ये क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव। अदर इनकम या परचेज, वैसे अदर परचेज एक्सपेंस में कमी ज्यादा अच्छा लफ्ज होता है। ठीक है, जो मर्जी कर लें, अगर डिस्काउंट मिला तो ये परचेज में से माइनस होना है, अगर डिस्काउंट अलाउ किया तो ये एक्सपेंस है, सेल में से माइनस होना। ये बात याद रहेगी। मूव फॉरवर्ड, आगे चलूं? चलें जी। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात याद रखें, बुक की एग्जांपल भी है। अगर आपका एस्टीमेट था कि आपने कहा था इसमें 4 सिनेरियो बनते हैं, मैं ना असल में अब बना नहीं रहा, टाइम शॉर्ट है। पहला सिनेरियो, आपका ख्याल ये था, आपने कस्टमर को 10,000 रुपए की चीजें बेच दी। आपका ख्याल था कि आपने 2% का डिस्काउंट दे दिया उसे। आपका ख्याल, अच्छा ये नॉर्मल एंट्री होती है, ये याद रखनी है बस। वो असल में ना पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, कहता है आपका ख्याल ये था कि कस्टमर जो है वो डिस्काउंट अवेल, और उसने किया भी नहीं, तो आपने जो शुरू में एंट्री रिकॉर्ड की थी बिल्कुल ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका ख्याल था कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल, आपने स्टार्ट में सेल की एंट्री की होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया। आपने सेल को बढ़ाया हुआ है, सेल को कम करना पड़ेगा 200 रुपए से। कैश तो 9800 का मिला, ये बुक की एग्जांपल है। कैश तो 9800 का आया, कैश 9800 से डेबिट। डेटर मेरे भाई जितने से था उतने से क्रेडिट करना, 10,000 से जो ऊपर था, और रिमेनिंग अमाउंट 200 किधर चार्ज करनी है? 9800 डेबिट, 200 भी डेबिट। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप 9800 से अब डेटर को रिकॉर्ड करो ना, तो भाई 200 से फिर अल्टीमेटली डेटर कम ही होना है, सेल डेबिट होनी है, डेटर या कंबाइन एंट्री कर लो या फिर अलग अलग कर लो। आपका ख्याल था कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा, आपने आज ही 2% की एंट्री कर ली है, आपने कहा सेल डेटर 9800 से डेबिट। ये तीसरा सिनेरियो हमने बनाया था। फिर चौथा 90, आपने आज ही जो एस्टीमेट आज है वो कर लो। 9800 से डेबिट हुआ आपका अकाउंट, 9800 से क्या डेबिट हुआ? डेटर, सेल 9800 से क्रेडिट, कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब पैसे आएंगे उन्हें डेबिट करोगे, डेटर को 9800 से क्रेडिट। चौथा सिनेरियो, भाई थोड़ा जुबानी बता रहा हूं, तो जिन्होंने जो सुन क्या कहते हैं ऑनलाइन वालों, आपने फिर थोड़ा रोक के पॉज लेके देख लेना है। चौथा सिनेरियो, आपने कहा डिस्काउंट कस्टमर ले लेगा, एहसन अशरफ डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट ले लेगा, डेटर डिस्काउंट ले लेगा, लेकिन उसने डिस्काउंट नहीं लिया।
आपने तो 9800 से रिकॉर्ड किया ना डेटर को, आपने डेटर 9800 से डेबिट किया और क्रेडिट क्या किया 9800 से सेल को, उसने डिस्काउंट ही नहीं लिया। और उसके बाद नहीं पैसे होंगे ना, बेचारा नहीं कर सकता 10 दिनों में पेमेंट, मोहित नहीं कर सकता पेमेंट, पैसे नहीं है भाई। अच्छा 200 रुपए से आपने डेटर को आपने अपनी सेल को 200 रुपए से कम रिकॉर्ड किया। 10,000 रुपया आज आपको मिलेगा, 10,000 से बैंक या कैश को डेबिट करो, क्रेडिट किसे करो, 98 से डेटर है, 200 क्या है सेल, 200 क्या है फायदा हो गया ना, सेल्स बढ़ा दो 200 रुपए से। ठीक है भाई, ये 4 सिनेरियो अब याद कर लेना, ये बुक की एग्जांपल भी है, पूछा जा सकता है। भाई सुनो, अगर आपसे कि पूछे कैश कितने का आएगा, तो कैश जितने का आया उतने से डेबिट कर देना है। ठीक है, अभी बुक को प्राइम एंट्री में करवाने लगा हूं थोड़ी देर में, तो उधर भी इसको लिंक किया जा सकता है। ये डिस्काउंट खत्म भाई, डिस्काउंट खत्म। आखिरी दफा ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री, इससे माइनस कर देना है नेट से, इससे माइनस कर देना सेल में से, कोई एंट्री नहीं। अगर परचेज है तो माइनस कर देना, उधर से एंट्री नहीं करनी, नेट से रिकॉर्ड करनी, नेट से इसकी एंट्री होती है। ठीक है भाई, सेटलमेंट की, अर्ली पेमेंट की। अगर पूछे किस डिस्काउंट की एंट्री होती है तो बता दोगे 2 नंबर का, तो यही कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा आते हैं, तो ये बातें इंशाल्लाह गौर से सुने, गौर से ताज़ा दम हो जाए, जरा थोड़ा फोकस के साथ बैठो, थोड़ा फोकस के साथ बैठो। अच्छा भाई, अच्छा एक बात और, ट्रायल बैलेंस में ये नोट, ये याद कर लें या फिर इससे क्या कहते हैं माइंड में बिठाएं। ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाला डिस्काउंट अलाउ या रिसीव कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट का कैश सेटलमेंट, अभी पता चलता है आपके कॉन्सेप्ट होगा है। ओ शाबाश, वेल डन। वो भाई वो तो नेट सेल आ नहीं रही, वो कैसे आ सकता है ट्रायल बैलेंस में? नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता। वो कैश सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। वो कौन सा डिस्काउंट होता है? वो कैश सेटलमेंट अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ये आ सकता है 2 नंबर का? आपको लगता है सर ऐसे? ये आ सकता है। ठीक है भाई, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जी दोबारा हमने सेल्स की थी 100 की, हमने 100 की सेल कर दी शाबमुबारक को। अच्छा 100 की सेल कर दी, आगे अच्छा हमने दिया तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये सवाल इनका ये है, आपने 100 रुपए की सेल की थी, ओ भाई डिस्काउंट कहां से आया? तो सेल ही रिटर्न हो गई है आज तो भाई 100 रुपए की सेल की, 100 की सेल की, आपका ख्याल था कि डिस्काउंट अगला ले लेगा कि नहीं लेगा? अच्छा ट्रेड डिस्काउंट। भाई आपने कितने से एंट्री पास की होगी इसमें? 9, आपने डेटर को क्या किया होगा 95 से डेबिट, और क्रेडिट क्या किया होगा? तो आज जब रिटर्न करनी है, सेल्स रिटर्न क्या हो जानी है? डेबिट, और डेटर 95 से। ठीक है भाई, इस तरह क्वेश्चन था आज, रेवेन्यू भी वो -15 से हम कम करते हैं। अभी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं वो वाले क्वेश्चन। आप गए, आप इधर गए, हाइपरस्टार गए, जलालसन पे गए, अभी आप थोड़ी ब्रेक, आप सैंडविच खाना है या बर्गर खाना है, आप गए, ठीक है। खैर उन्होंने क्या डिस्काउंट ऑफर लगी हुई थी 10%। भाई 500 वाला सैंडविच आपको 10% डिस्काउंट पे मिलेगा, 450 पे मिलेगा, 450। वो सेल, ये ट्रेड डिस्काउंट है ना भाई। वो एंट्री कितने से करेगा? वो कहेगा कैश डेबिट, और नहीं, उसने उधार पे कर दी, उसने उधार पे सेल कर दी। उसने कहा यार ठीक है भाई, तुम्हारे हालात ऐसे ही आजकल। तो उसने कहा डेटर डेबिट, डेटर व हाफ डेबिट 450 से क्रेडिट गया, सेल। आपने कहा, आप बाहर आए, थोड़ा सा आपने सैंडविच खाया, आपने कहा भाई इसमें भाई ये मक्खी है, मैं नहीं खाता, ये मैंने नहीं खाना, ये क्या आप इस तरह की क्वालिटी, आप इस तरह की चीजें बेचते हैं? मैं फूड अथॉरिटी वालों को कॉल कर रहा हूं, उनका यार ओ भाई रुक जा,
भाई इसके पैसे वापस करो। भाई डेटर आपको 450 वापस मिला कैश, खाया वो चला गया बस। और सॉरी कैश कह रहा हूं, शेयर रिटर्न, कैश तो दिया ही नहीं था। शेयर रिटर्न क्या होगी उस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शेयर रिटर्न डेबिट करेंगे और डेटर कितने से क्रेडिट करेंगे? 450 से। समझ आ गई भाई बात? चले जी भाई, ये खत्म हो गया। एक कॉन्सेप्ट है डेबिट क्रेडिट नोट। क्या भाई? डेबिट और क्रेडिट भाई। अच्छा जी, अच्छा भाई आज हमने अभी 4 मिनट 7 मिनट है नमाज में, 6 मिनट, ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ अच्छा जी, नहीं जिसने जाना है वो चला जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी सुने 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 बात सुने अभी भाई, इसके बाद अच्छा क्रेडिट और डेबिट नोट। भाई बात सुने, सेल रिटर्न, क्रेडिट और डेबिट नोट हमेशा इशू होते हैं रिटर्न के केस में। किस केस में? रिटर्न के केस में। किस केस में? रिटर्न के केस में क्या इशू होता है? देखते हैं कौन सी रिटर्न है भाई। है सेल्स रिटर्न। क्या है? सबसे पहले तो मुझे एंट्री करवा दें, बल्कि मैं इधर से ना समझा दूंगा आपको। ये हमने इतनी मेहनत की तो हुई है इधर भाई। वैसे वैसे सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर डेबिट सेल्स। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट डेटर। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट क्रेडिटर। रिटर्न की एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट। ओके भाई, ओके हो गया। अच्छा जी, अब आप अच्छा सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड हमारे पास आ गई। रिटर्न इनवर्ड दूसरा नाम है। और भाई और परचेज रिटर्न बाहर पर रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, क्या इसको क्या कहते हैं? अच्छा जी, ओके ओके। ये कॉन्ट्रा एंट्री है भाई, इधर कहीं होना तो चाहिए, या अकाउंटिंग फॉर परचेज में होना चाहिए जब हमने बनाया था। इतनी देर में वैसे मैंने समझा भी देना था इधर। भाई इधर किधर था? कुछ समझ नहीं आ रही। ये मुझे लगता है दोबारा ही भाई। अच्छा यार चलो, इतनी देर में समझा देना था वैसे। भाई क्या है भाई? क्रेडिट और डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट। क्रेडिट और डेबिट नोट भाई इधर देखें। जब हमने सेल्स की थी, सेल्स का केस है, और भाई इधर देखें भाई, डेटर डेबिट। भाई ये वाला जो है ये सिर्फ क्रेडिट के केस में होता है, उधार पे जब चीजें लें या बेचें, कैश में ये नहीं होता जी भाई। और भाई सेल्स क्या हो गई? 8 चीजें वापस कर दी। 8 चीजें क्या कर दी? सेल्स। अच्छा भाई एक चीज और सुन ले, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का अपने अपने लहदा अकाउंट बनते हैं, लेजर जो टी अकाउंट है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में भी लहदा नामों से आते हैं। अच्छा भाई डेटर, आपने 50 रुपए की चीजें मेरे दोस्तों, अच्छा इधर क्या आएगा? परचेजेस क्या हुई भाई? परचेजेस। इधर मैं लिख दूं, इधर क्रेडिट, इधर लिख दूं सप्लायर, और इधर क्या लिखूं भाई? सप्लायर, और ये बायर। अच्छा जी भाई इधर आएगा परचेजेस 100 से, और भाई क्रेडिटर 100 से। इधर आएगा भाई रिटर्न होगी ना आज 50 से। इधर क्या आएगा भाई? परचेज रिटर्न। ये सारी गुफ्तगू होगी। आपने सादा रूल अब याद कर लेना है भाई। ये सप्लायर है, ये डेटर को कहेगा ए डेटर मैं तुम्हें क्रेडिट कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्रेडिट कर रहा हूं।
ठीक है भाई। सप्लायर कौन सा नोट इशू करेगा? समरी बना लो, समरी बनाओ भाई, इसकी समरी बनाए। और भाई ये बायर है, ये कहेगा क्रेडिटर मैं भी तुम्हें नोट इशू कर रहा हूं, मैं भी करूंगा इशू, तुम्हें देखता हूं मैं तुम्हें डेबिट नोट इशू करूंगा। हाँ, इनका जवाब वैसे नहीं देना, ऐसे नहीं देना जवाब भाई। समरी बनाओ, समरी बनाओ, समरी भाई, समरी समरी। सप्लायर विल इशू, ये क्या आवाज आ रही है? सप्लायर विल इशू क्या क्या क्या, कौन सा नोट इशू करेगा? क्रेडिट नोट। और इधर देखो गुड्डू, इधर बायर कौन सा नोट इशू करेगा क्रेडिटर को? बायर विल इशू, बायर विल इशू डेबिट नोट। क्या? डेबिट नोट। भाई ये बात होगी, ये समरी बन गई, बस याद कर लें इसे। अब मैंने लॉजिकली भी समझाया है भाई। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है ना डेटर को। कहेगा सप्लायर कहेगा ए डेटर मैं तुम्हें नोट इशू करता हूं, क्रेडिट कम कर रहे हैं ना। ये बायर कहेगा, बात सुन मेरी, कहेगा मोला जट नूरी नथ। भाई वो कहेगा क्रेडिटर, ये हमने वो हमने क्या कहते एग्जांपल भी ली थी, एक दफा अंडरटेकर वाली टेस्ट में दी थी और ट्रिपल एच वाली, एक दफा नूरी नथ ते मोला जट। अच्छा भाई ये कहेगा, बायर कहेगा क्रेडिटर मैं भी तुम्हें नोट इशू करता हूं, मैं तुम्हें कौन सा नोट इशू करूंगा? डेबिट। भाई इधर अगर ये क्रेडिट नोट इशू करेगा तो रिसीव क्या करेगा? वाइल रिसीव डेबिट नोट। ओके, वाइल इधर क्या आएगा? अच्छा ये मुझे कैसे पता चला रिसीव क्या करेगा? भाई इसने जो इशू करना है वो इसने रिसीव करना है ना, वो इसने क्या करना है? रिसीव। ऑनलाइन वाले भाई भी आ गए। अच्छा भाई बायर विल इशू डेबिट नोट, वाइल भाई ये रिसीव क्या करेगा? वाइल रिसीव क्रेडिट नोट। भाई बात समझ आई है? भाई देखो ये इशू करेगा क्रेडिट नोट तो रिसीव भी तो कुछ करेगा ना। भाई ये इशू करेगा क्रेडिट नोट तो रिसीव क्या करेगा? क्यों? क्योंकि जो इसने इशू करना वो इसने रिसीव करना, जो इसने इशू करना वो इसने रिसीव करना। याद कर लें भाई, 2-3 लफ्ज़ याद कर लें। अब लॉजिकली समझा दिया। अब जिसको जो सुन रहे होंगे लेक्चर, अगर उन्हें समझ ना आए तो ये समरी बना दी मैंने। ठीक है भाई। सप्लायर विल इशू क्रेडिट नोट, अगर ये इशू कर रहा है तो कुछ रिसीव करेगा। तो भाई अगर ये इशू कर रहा है क्रेडिट नोट तो भाई बायर क्या इशू करेगा? ये अगर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो भाई ये क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। ये जो इशू करेगा ये रिसीव करेगा, यानी डेबिट नोट। और ये क्या रिसीव करेगा? भाई बात समझ आ गई? चलें ये समरी थी इसकी, खत्म। अब हमने वापस आना है, हमने 15 मिनट लगाने हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, बस उसका मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट देना है। फिर उसके बाद 3 चैप्टर की रीडिंग करनी है। ठीक है, बस ठीक है। फिर हमने 20 से 25 मिनट लगाने हैं अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स में, और 30-35 मिनट हमने इंशाल्लाह खत्म कर देना है डेटर। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, फायदा हो। ठीक है भाई, ओके चलें जी। आज का ये वाला हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जाएंगे क्या भाई? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बेसिक्स और उसके साथ बुक की रीडिंग। ओके जी, ये लेक्चर खत्म है। अल्लाह हाफिज।